बिहार चैतन्य कम्युनिकेशंस और मोक्षदानी केबल नेटवर्क के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबरों में क्या है। गया लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हरि मांझी की जीत के बाद जश्न का माहौल देखा गया। मतगणना स्थल के बाहर निकलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरि मांझी को फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान शहर में विजय जुलूस भी निकाली गई, जिसमें हजारों भाजपाई शामिल हुए। शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के समीप भाजपाइयों ने जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और जमकर आतिशबाजी किया, एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता खौरी अमरेंद्र ने भाजपा प्रत्याशी हरि मांझी की जीत पर गया के मतदाताओं को धन्यवाद दिया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष जैनेंद्र कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी की जीत यह साबित करता है कि भारत के लोग भूख, भय और भ्रष्टाचार से उब चुके थे और भारतवासियों ने नरेंद्र मोदी के पक्ष में जनादेश दिया। इस मौके पर शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी सह भाजपा नेता संजय सेठ ने भी भाजपा की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मतदाताओं को बधाई दी है। इधर शहर के टिकारी रोड में दवा व्यवसायी मंडी में दवा व्यवसायियों तथा आम व्यवसायियों के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाकर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। शहर में दिन भर बधाइयों का तांता लगा रहा। सबकी जुबान पर भाजपा की जीत की चर्चा बनी रही। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बदलाव लाई है। जनता का सबसे पहले मैं गया की जनता को धन्यवाद देता हूं जो इतना भारी बहुमत से पुनः इस सीट को जिताया है। हिंदुस्तान की राजनीतिक लोग घरों में बैठकर टीवी से चिपके रहे तथा देश के ताजा चुनाव परिणाम का लुत्फ उठाते रहे। गया लोकसभा क्षेत्र के निवासियों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था, आज वह दिन आ ही गया। जी हां, 16 मई, जिस दिन उनके चहेते उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होना था। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के समर्थक सुबह सूर्योदय के साथ ही गया कॉलेज स्थित मतगणना स्थल के समीप जुटने लगे थे। ठीक 8 बजे गया लोकसभा क्षेत्र का मतगणना का कार्य शुरू हो गया। गया लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना अलग अलग हॉल में शुरू हुई। मतगणना के प्रथम दौर में ही भाजपा प्रत्याशी हरि मांझी ने अपनी बढ़त बना ली। तीसरे राउंड के मतगणना के पश्चात भाजपा प्रत्याशी हरि मांझी राजद प्रत्याशी रामजी मांझी से करीब 20,000 मतों से बढ़त बना ली। जदयू प्रत्याशी जीतन राम मांझी तीसरे नंबर पर कायम रहे। प्रत्येक राउंड के पश्चात ध्वनि विस्तारक के यंत्र से मतगणना का रुझान प्रसारित किया जाता रहा। मतगणना रुझान सुनकर भाजपा प्रत्याशी सहित उनके समर्थक उत्साहित नजर आए। वहीं विपक्षियों के खेमे में खामोशी एवं उदासी देखी गई। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी हरि मांझी ने स्वीकार किया कि उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिले हैं। आइए सुनते हैं हरि मांझी से बातचीत के अंश। नहीं, हम कैसे नरेंद्र मोदी हो गया का नरेंद्र मोदी गया का नरेंद्र रहना तो जनता ने मान करके मुझे दे दिया। जनता मान रही है। जनता धान मर गया है, उसके लिए मतलब है कि मैंने प्रस्ताव रखूंगा कि
आपदा से हो गया, फलना से हो गया, उसके लिए मतलब सरकार से मैं मांग मांगूंगा। अच्छा हरी जी बताइए, गया के अच्छे दिन आने वाले हैं, हरी मांझी के अच्छे दिन आने वाले हैं। गया के अच्छे दिन आ गया और हरी मांझी की भी अच्छा दिन आ गया। इधर राजद खेमे के नेता मुन्ने हसन ने चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनता को इस बार बरगलाया गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उधर वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे गौण रहते हैं, मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करते हैं। यही कारण है कि हरी मांझी को न चाहते हुए भी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने उन्हें वोट दिए। पत्रकार श्री सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी की इस बार लहर थी और देश के लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के सामने सारे मुद्दे गौण हो गए। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा से नाता तोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अच्छा नहीं किया। संभव है लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश सरकार में भगदड़ मच जाए। मतगणना के अंतिम दौर आते आते हरी मांझी अपनी जीत के प्रति पूर्ण आश्वस्त दिखे। आइए एक नजर डालते हैं गया संसदीय सीट पर 13 प्रत्याशियों की क्या स्थिति रही। जदयू के जीतन राम मांझी 1,31,828 मत प्राप्त किए, जबकि राजद के रामजी मांझी को 2,10,726 मत प्राप्त हुए। बहुजन समाज पार्टी के शिव कुमार को 16,028 मत मिले, जबकि भाजपा के हरी मांझी को कुल मत 3,26,230 प्राप्त हुए। अशोक कुमार को 36,863 मत मिले, जबकि इंद्रदेव चौधरी को 5,544 मत प्राप्त हुए। कपिल चौधरी को 9,004 मत मिले। धनंजय किशोर आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी थे उन्हें 7,312 मत प्राप्त हुए। सीपीआई के निरंजन कुमार को 7,624 मत प्राप्त हुए। भुवनेश्वर दास को 7,549 मत, ममता कुमारी को 6,065 मत, शिवशंकर कुमार को 5,924 और देव कुमार चौधरी को 19,651 मत प्राप्त हुए। ये थी एक नज़र सरसरी उन प्रत्याशियों के मतों की जो गया संसदीय सीट पर लड़ रहे थे चुनाव। बिहार में नीतीश कुमार को ही अधिक से अधिक बहुमत मिला होता या उनकी अधिक सीटें आई होती, लेकिन जो प्रथम रुझान हम लोग देखते उसमें ऐसी बात हम लोग नहीं पाया। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भाजपा ने भी अपनी छवि साफ की इस मामले में कि वो सांप्रदायिक नहीं है, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं। क्या लगता है इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पे भी पड़ेगा? देखिए, हम लोग के वोटर या हम लोग के जो अभी के बुद्धिजीवी वर्ग हैं या जो मतदाता लोग हैं वो बहुत जागरूक हो गए हैं। वो केंद्र के लिए अलग वोट करते हैं और राज्य के लिए अलग वोट करते हैं। या नहीं है, ये तो 500 रुपये कार्यकाल को लोगों ने गयावासी ने देख चुका है, लेकिन इस बार कुछ अलग दिखेगा। इसलिए वो सत्ता में नहीं थी उनकी। यहाँ सांसद जो थे भाजपा के सांसद थे और सरकार थी यूपीए की सरकार थी, इस वजह से बहुत सा लाभ नहीं मिला। अब इस बार जो है यहाँ के सांसद भाजपा के रहते हुए और केंद्र में भी भाजपा की सरकार एनडीए की सरकार रहेगी तो इसका तो कुछ लाभ मिलेगा। अभी हम बात कर रहे थे सुनील कुमार सिन्हा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं गया से। ये साफ बात सामने उभर कर आ रही है कि जब सत्ता केंद्र में स्थानीय जो सांसद प्रतिनिधि या सांसद होते हैं उनका सामंजस्य जब तक नहीं बैठता है तब तक विकास की बात करना या स्थानीय समस्याओं पर केंद्र को जगाना ये थोड़ा सा कष्टकर होता है। जी क्या लगता है जो रिजल्ट है सामने आया है इस पर क्या कहना चाहेंगे? इन लोग का तो 2004 में भी शाइनिंग इंडिया दिखा रहा था, लोग फेल किया। 2009 में भी दिखा रहा था, फेल किया। सांप्रदायिकता शक्ति को रोकने के लिए, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए जहाँ तक संघर्ष करने की बात है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है कहाँ कमी रही होगी, किस बात को लगता है कि आप अपने आप को कहाँ पर? कुछ तो हम लोग कार्यकर्ताओं में कमी महसूस हम लोग कर रहे हैं, इस पर हम लोग मंथन करेंगे बैठ कर। संघर्ष जारी रहेगा। सांप्रदायिकता ताकतों को रोकने के लिए, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के लिए संघर्ष हमारी जारी रहेगी।
नमस्कार, चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग अब तक बिहार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चुनाव अब तक। चुनाव अब तक में अभी तक के जो निष्कर्ष आए हैं, जो चुनाव के रुझान आए हैं, उससे साफ स्पष्ट हो चुका है कि देश में मोदी की सरकार बननी तय मानी जा रही है। बावजूद इसके जिन राजनीतिक दलों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, इस वजह से कौन किस मुकाम पर रहा, हम आज इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ आज राजनीतिक विश्लेषक श्री मदन कुमार तिवारी साथ हैं। हम आज चलिए आपको मिलवाते हैं। श्री तिवारी से ये जानना चाहेंगे कि क्या दृश्य उभर कर जो आए हैं सामने, तो किसका परिणाम है, किस वजह से आया है, इस पे आज हम बात करेंगे। तिवारी जी, हमारे विशेष कार्यक्रम चुनाव तक में आपका स्वागत है। तिवारी जी, जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, देश का मूड मिजाज जो जिस ओर जा रहा है, क्या संकेत देता है? देखिए, 1990 के बाद से जब हमने पूंजीवादी व्यवस्था अपनाया, उसके बाद से कंपनियों की बेचने की शुरुआत हुई और धीरे धीरे हमारी स्थिति खराब होती चली गई। बेरोजगारी बढ़ती चली गई, महंगाई बढ़ती चली गई। एक टर्म तो चलिए मनमोहन जी का ठीक रहा, बहुत हद तक लोगों को लगा कि ठीक रहा, क्योंकि नई चीज़ें देखने को लोगों को मिली, मॉल देखने को मिला, ओवर ब्रिज मिला, मेट्रो मिला। लोग ये समझ नहीं पाए कि उनकी आमदनी कमती जा रही है। आमदनी कमती जा रही है, खर्च बढ़ता जा रहा है और बेरोजगारी की स्थिति भी बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। और धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति आप कह सकते हैं या कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था, चूँकि मनमोहन जी को मैं पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक मानता हूँ, पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति लोगों में आक्रोश पैदा हुआ। ये पहला आक्रोश दिल्ली में दिखा, जंतर मंतर पर, जिसको अरविंद केजरीवाल ने इनकैश किया। ठीक है कि वो लड़ाई नहीं लड़ पाए, वो आप कह सकते हैं उतने मैच्योर नहीं थे, वो पूरी तरह लड़ाई नहीं लड़ पाए और बीजेपी ने उनको आगे करके एक आंदोलन पैदा कर दिया कांग्रेस के खिलाफ। क्योंकि आरएसएस की अपनी गतिविधियों को समझना कठिन होता है। अन्ना के पीछे आरएसएस के लोग थे, अरविंद के पीछे आरएसएस के लोग हैं, आज भी आरएसएस के लोग हैं, सारे वोट के काट इन्होंने ही काटा है। नया वर्ग जो जुआ वर्ग था, वो महंगाई से पीड़ित हो गया, परेशान हो गया, बेरोजगारी से परेशान हो गया। 8,000 रुपये महीने की नौकरी के लिए बाहर काम कर रहा है, अब उसे कहीं आशा नजर नहीं आ रही थी। एक आध कोई मामले आए जहाँ राहुल गांधी ने हस्तक्षेप किया और अच्छा हस्तक्षेप किया। जैसे एक मामला था आपको भूमि अधिग्रहण बिल का, वो शायद सबसे बड़ा कदम था इस देश में किसानों के हित में, और वही शायद मूल कारण रहा जिसके कारण सारे पूंजीपति देश के एक तरफ हो गए और उन्होंने सोचा कि हम ऐसे पार्टी लाएं या ऐसी सरकार लाएं जो सरकार उनके हित के लिए सोच सके, और उन्होंने चुना मोदी को, क्योंकि 1 रुपये में ये जमीन दे चुके हैं इंडस्ट्री बैठाने के लिए। और राहुल गांधी ने जो भूमि अधिग्रहण बिल लाया था, उसमें लाया था कि जो बाजार मूल्य है उसका दुगुना देना पड़ेगा किसानों को, तब आप जमीन लेंगे। ये बहुत बड़ा झटका था जो पूंजीवादी ताकतें हैं, शोषण करने वाली ताकतें। लेकिन ये जो जुआ है, जो कम पढ़े लिखे जुआ, इनको हम मानते हैं, ठीक है आज जो भी समझें, तो कम पढ़े लिखे जुआ यानी जो छोटे जगहों से निकले हैं, छोटे शहरों से, कस्बों से, जिलों के स्कूल और कॉलेज से जो पढ़कर आगे बढ़े हैं, वो पूरी तरह शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाए, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। इनको आशा की किरण नजर आई, इन्हें मोदी ने सपना दिखलाया, यह बताया कि हम गुजरात बना देंगे। कभी ये गुजरात गए नहीं, गुजरात में देखा नहीं कि गुजरात के हालात क्या है, ये उसके पीछे लग गया और जिसका परिणाम है कि आज मोदी सत्ता में आ गए। तिवारी जी, जैसा आपने बताया कि पूंजीवादी और एक शोषक वर्ग के तौर पे कांग्रेस अपना इमेज बनाई थी। मनमोहन सिंह ने, कांग्रेस की जो अच्छी थी, इंदिरा गांधी के समय में अच्छी इमेज थी कांग्रेस। लेकिन जो आज जिसको लोगों ने मैंडेट दिया है, आज जिस मैंडेट से आज बनता सरकार दिख रहा है बीजेपी का, इनके पीछे भी तो पूंजीवाद ही है। वो सारी पूंजीवाद व्यवस्थाएं, पूंजीवाद के पोषक लोग उनके साथ हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे दोनों पूंजीवाद की ही नेपथ्य में लड़ाई लड़ी जा रही है। आप एक चीज़ कह सकते हैं कि जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, एक बैट्समैन को हटा के, अगर एक बैट्समैन की तबीयत खराब हो या खेलने लायक, जैसा आप बता रहे थे कि वो पूंजीवादी व्यवस्था और इनको जिताने के लिए, तो आप एक चीज़ अभी मैं कह रहा था कि क्रिकेट में आप देखते होंगे कोई खिलाड़ी किसी कारण से बीमार पड़ गया, अच्छा बैट्समैन है, तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में ठीक उसी स्तर के बैट्समैन को लाया जाता है। तो मनमोहन भी उन्हीं के
हाथ में खेल रहे थे, उसी पूंजीवादी ताकतों की देन थे। मनमोहन की लोकप्रियता खत्म हुई, मनमोहन की जगह पर नमो मोहन आ गए, बस इतना ही हुआ है। मनमोहन नहीं आए हैं, नरेंद्र मोहन आए हैं, बस इसके अलावा कुछ भी बदलाव नहीं आया है। एक पैसे का बदलाव नहीं आया है, एक नीति नहीं बदलेगी। आप मेरी एक बात लिख लें, जो लोग देख रहे हैं वो भी लिख लेंगे, जनता को भी समझना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के दाम रोज घट बढ़ रहे हैं। एक साल के अंदर, आज की तारीख से लिख लें, अगर एक साल के अंदर दाम नहीं घटा तो कहेंगे, तब मैं मान लूँगा कि हाँ मोदी ने बदलाव लाया, मोदी ने सस्ती लाई है। जब तक डीजल की कीमत नहीं आप कम कर सकते हैं, पेट्रोल की नहीं कम कीजिएगा, किसी चीज़ की कीमत कम नहीं होगी। अब बेरोजगारी पर मैं आता हूँ, सभी चीज़ निजीकरण हो रहा है, निजीकरण में आरक्षण नहीं है। आरक्षण किनके लिए? पिछड़ों और दलितों के लिए है। पिछड़े और दलितों का वोट आपने बरगला कर ले लिया कि मैं पिछड़ा हूँ, तो सबसे पहले आप आकर के इस बात की घोषणा कर दें मोदी कि अब कोई भी निजीकरण नहीं होगा, सरकार की कोई कंपनियों का निजीकरण नहीं होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब जैसे रेलवे में कंबल सप्लाई का हो गया, कैंटीन का काम हो गया, सफाई का काम हो गया, स्टेशन का जो प्राइवेट को आप दे देते हैं। तो ये कहते हैं कि जो भी बहालियाँ होगी सरकारी बहाली होगी, ठेके पर कोई नौकरी नहीं होगी, सरकारी नौकरी होगी और परमानेंट नौकरी होगी। ये घोषणा मोदी कर दे। तिवारी जी, क्या नहीं लगता है कि जो निजीकरण का मामला है, निजीकरण का जो दौर चल रहा है, इससे सरकार की अक्षमता प्रतीत होती है? एकदम कंप्लीट। निजीकरण ने हमें बहुत तबाह किया है। निजीकरण के दो इफेक्ट पड़े हैं। देखिए, जातिगत तो हमारे यहाँ सारी चीज़ें हैं। पहले तो जो आरक्षण की सुविधा दी गई थी पिछड़ों और दलितों को, वो निजी क्षेत्र में लागू नहीं है, यानी प्राइवेट में तो उनका जो हक है वो चला गया। यानी पिछड़े और दलित, जो पिछड़े दलित थे वो और पिछड़े और दलित होते चले जाएंगे। दूसरा, जो सवर्ण वर्ग के थे, इनको अब प्राइवेट नौकरी करनी पड़ेगी। प्राइवेट नौकरी का अंजाम क्या होगा कि जैसे मालिक कहेगा वैसे इनको काम करना पड़ेगा। अभी भी दिल्ली में जो लड़के करते हैं, पूछिएगा 10,000, 20,000, 25,000 जो भी पे मिले इनको, महंगाई तो वही है। 10 बजे की जगह 8 बजे ऑफिस जाना पड़ता है और रात को 8 बजे आना पड़ता है। और कब किस दिन इनको मार करके निकाल देगा मालिक, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई पीएफ नहीं करता है। मैंने एक प्रश्न पूछा था मोदी जी से ईमेल के माध्यम से कि मोदी जी, आप गुजरात की बात बोलते हो, बिहार यूपी के बहुत लड़के वहाँ काम करते हैं, आप सिर्फ ये बताओ कि प्राइवेट सेक्टर या सरकारी जो भी क्षेत्र है, पीएफ और पेंशन ये कटना जरूरी है। पीएफ फंड कितना बिहार यूपी वालों का गुजरात में कटा है, आप सिर्फ रिकॉर्ड बता दो तो हम मान लेंगे कि आपने विकास किया और गुजरात के होकर के आप हमारी भलाई चाहते हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं, दे भी नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। ये जो इन लोग का एक फंडा रहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, आखिर जब सच्चाई से रूबरू होंगे कुछ महीने, कुछ एक साल के बाद ही, जैसा कि आपने बताया कि जो आईवास लोगों ने किया है, आईवास करके लोगों ने सत्ता को हथियाने की क्रम में सफलता पाई है, इसे ये कह सकते हैं। तो ये जब धुंध हटेगा लोगों के सामने से कि ये अच्छे दिन क्या थे और क्या आए, तो क्या लगता है कि क्या फिर दृश्य सामने है? अभी तक जो हिंदुस्तान का राजनीतिक रिकॉर्ड रहा है कि जब पूर्ण बहुमत और ज़्यादा बहुमत से जो सरकार आती है, दोबारा उसके खिलाफ बहुत भयंकर जन आक्रोश पैदा होता है। शुरू से रहा है, चाहे 1971 में मिसेस गांधी आई हो, चाहे 1984 में मिसेस गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी आए हों, 415 सीट लेकर के 1979 में उनको हट जाना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय आपको याद होगा। तो जब भी अभी देखिए सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आए हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा सीट लेकर के आए। अभी इनकी क्या स्थिति होगी, आप मान के चलिए कि 2 साल के अंदर इस सरकार के खिलाफ जनाक्रोश पैदा होगा और जनाक्रोश से सरकार गिरेगी और तब 2 ग्रुप में लड़ाई होगी। एक बात सही मान लीजिए आप, लड़ाई तो होनी है हिंदुस्तान में, चूँकि हम अफगानिस्तान की तरफ बढ़ गए, हम हिंदुस्तान में हिंदू तालिबान स्थापित कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो आप लड़ाई जहाँ की होगी, एक लड़ाई होगी आरएसएस के जो कैडर हैं उनसे, और बाकी जो आम आवाम है देश का, जो बाकी आम जनता है, जो बाकी हिंदुस्तान का भला चाहती है, उनके बीच एक लड़ाई रखी हुई है इस मुल्क में, हर हालत में रखी हुई है। जैसे आज मिस्र में हो रही है, वहाँ भी सरकार बदली, मुस्लिम ब्रदरहुड आया, जैसे आरएसएस है वहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड है, और सत्ता में आया, जनता का जब एहसास हुआ कह रहे हम तो धोखा खा गए, हमको तो छल लिया गया। आज मोर्सी जो राष्ट्रपति बनाया गया था, जो जेल की सजा भोग रहा है, वहाँ लड़ाई चल रही है मोर्सी समर्थक मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थकों के बीच और मिस्र के आम जनता के बीच। हिंदुस्तान में भी एकदम निश्चित रूप से लड़ाई होनी है, आरएसएस के बीच
और आवाम के बीच। इसलिए कि देखिए, भाजपा की जो जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी और उन्होंने मुस्लिम के विरोध में कभी नहीं किया था, कभी बोला भी नहीं था। उनका सिर्फ नेहरू जी से एक ही बात का विरोध था कि आप पाकिस्तान का बहुत पक्ष न लें और कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ है उसको खत्म कर दें। सिर्फ 2 मुद्दे पर ही विरोध किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। मजबूरी थी, संगठन नहीं था, आरएसएस के पास गए, आरएसएस ने कैच कर लिया और जनसंघ या भाजपा जो आज बन गई जनसंघ की हत्या कर दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा सबसे ज़्यादा रो रही होगी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। उन्होंने कल्पना भी नहीं किया होगा कि मेरे द्वारा स्थापित की गई एक पार्टी सांप्रदायिक बना दी जाएगी और आरएसएस के द्वारा। आप बताइए कि कोई भी संगठन जो कहता है देश हित की बात, वो देश के किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं है साहब। आरएसएस का कहीं रजिस्ट्रेशन निबंधन नहीं है देश के किसी कानून के तहत। वो इस संविधान को नहीं मानता है, हिंदुस्तान को सिर्फ बोलता नहीं है बस। अगर मानता तो रजिस्टर्ड रहता किसी भी संस्था के तहत। तो आप मान करके चलिए कि लोगों का हम तो 1 साल बोल दिए हैं, 3 महीना काफ़ी है मेरे हिसाब से। 3-4 महीना बहुत काफ़ी है। पेट्रोल डीजल तो हो सकता है सरकार बनने के पहले बढ़ ही गए हैं, सरकार बनने के 1-1.5 महीने के बाद ही बढ़ेंगे। तिवारी जी, देश के राजनीतिक पटल पे राष्ट्रीय स्तर की बातें हुई, क्या लगता है कि स्थानीय स्तर पर गया में जो कैंडिडेट खड़े थे, 3-4 कैंडिडेट ही थे में, उसमें जो कैंडिडेट अभी जीत के आने वाले हैं या जीत लगभग उनकी तय मानी जा रही है, तो क्या लगता है गया का दृश्य क्या होगा? कैसे कैंडिडेट से क्या भविष्य निखरेगा गया का? आश्चर्य हमें ये होता है कि शादी करनी है अगर बेटी की तो हम दूल्हा को देखेंगे, दूल्हे के बाप को देख के अगर हम शादी करते हैं, तीनों ने छोड़ो, दूल्हा लंगड़ा है, लूल्हा है, अंधा है, काना है, जाने तो बाप देखो, बाप कितना स्मार्ट लग रहा है अमिताभ बच्चन की तरह, तो समझ जाइए औलाद कैसी पैदा होगी। दूल्हे के बाप को अगर देख के आप शादी कर लेते हैं काने लंगड़े लूल्हे से, तो कैसी औलाद पैदा होगी वो जिन्होंने शादी की वो समझेंगे। तो जिन लोगों ने मोदी को देख करके भाजपा के उम्मीदवार को वोट दिया है वो खुद समझ रहे 5 साल झेले हैं और झेलने की उनकी आदत है। जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने कट्टरपंथ के कारण वोट दिया और कोई कारण नहीं था। विकल्प के रूप में प्रेम कुमार जी ने देव चौधरी को खड़ा किया था, विकल्प था उनके सामने। मान लीजिए आपको आरजेडी से विरोध था, करना मांझी विकल्प में थे, विकल्प की कभी नहीं थी गया में, लेकिन आपने वैसे को दिया, आंधा लंगड़ा दूल्हे को दिया, लड़की का दूल्हा बनाया, इसलिए कि उसका बाप जो है वो स्मार्ट है, तो समझिए औलाद कैसी होगी, इससे नहीं बोला जा सकता। और बहुत धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने दिया, भगवान उनको सद्बुद्धि इसी तरह का रखे, हर मामले में वो ऐसा ही निर्णय लें जैसा निर्णय इस मामले में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को गया में वोट देने में लिया है। भगवान करे और सारे वोटर भविष्य में भी अपना सारा निर्णय इसी तरीके से लें, क्योंकि जब वो अपना व्यक्तिगत जीवन में इस तरह का निर्णय लेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि गलती करने पर देश को कितना झेलना पड़ता है और शहर को कितना झेलना पड़ता है। अब ऐसे चुनाव है, देखिए हाँ आरजेडी की वापसी हुई है, थोड़ी खुशी की बात है। ये हमें लग रहा है कि एक उम्मीदवार उभर के आ रहा है जो शायद हो सकता है कल भारत में प्रधानमंत्री बने, लेकिन लड़कों में हम देख रहे हैं। हम तो अभी हमारे विशेष कार्यक्रम विशेष अब तक में आप देख रहे थे चुनाव से संबंधित परिचर्चा, जिसमें हमारे साथ मौजूद थे राजनीतिक विश्लेषक श्री मदन कुमार तिवारी। 2 बातें साफ उभर कर सामने आते हैं कि जब भी कोई मजबूत पार्टी सामने आती है तो निश्चित रूप से अराजकता का माहौल कायम होता है, और ये पिछले कई चुनावों में भी देखने को मिला। 71 में बहुमत से इंदिरा गांधी आई तो 77 में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ उनके खिलाफ, फिर 84 में भी ऐसे ही घटना घटी। अभी हालिया दिनों में आपने देखा बिहार में सबसे ज़्यादा अधिक मत प्राप्त करने वाले नीतीश कुमार भी मजबूत एकमात्र अकेला उभरे श्री नीतीश, उनका भी हश्र अभी आपने देख लिया। तो ये जो मोदी का जीत है ये आगे का संकेत कुछ और देता है। अब देखना यह होगा कि 1 साल बीतने या 2 साल बीतने के बाद जो दिन अच्छे आने वाले हैं वो दिन कैसा आता है। इतना ही नहीं, यहाँ के परिप्रेक्ष्य में गया संसदीय सीट पर भी जो बातें उभर कर सामने आई, इससे भी साफ स्पष्ट होता है कि जिस कैंडिडेट को आपने पिछले कई बार संसदीय चुनाव में देखा, आज फिर उसी कैंडिडेट को मौका मिला है। अब ये वक्त बताएगा कि ये कैंडिडेट
आने वाले दिनों में गया के लिए कितना दमदार और कितना कारगर साबित होता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। गया शहर के रहने वाले निवासियों की जीवन लीला अब नालों के पानी में डूबती नजर आ रही है और दुर्भाग्य यह है कि यहाँ के नागरिकों को सहन करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचा है। जी हाँ, जो दृश्य आप देख रहे हैं वो दरअसल गया टिल्हा महावीर स्थान के बाला बाबू गली मोहल्ले की है। इस मोहल्ले में नालों की पानी का आवाजाही इस तेज गति से बढ़ रहा है जैसे कि मानो राजधानी ट्रेन की रफ्तार हो। यही नहीं बल्कि यहाँ जितने भी नलकूप जल हैं उसके साथ ये नालों की अशुद्ध पानी इस कदर मिल रही है जैसे कि दो बिछड़ी बहनों का मिलन होता है। नालों के पानी के इस हरकत से नलकूप जल भी इतना अशुद्ध हो गया है कि जल में से नालों की गंध आती है और ये अशुद्ध जल धीरे धीरे यहाँ रहने वाले लोगों के घर में भी अपना बसेरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि यह सिलसिला पिछले 20 दिनों से चल रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ सांस लेने में भी कठिनाइयाँ हो रही है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इन सभी के जड़ की फसाद कुछ दूर आगे हो रही नाली के निर्माण है, जिसके कारण आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं कि इस तपिश गर्मी के मौसम में 2-2 दिन बिना स्नान किए रहना पड़ रहा है। आपका काम कैसे चल रहा है? 1 महीना तो ही हम तो रोड पर हैं। रोड पर दिन भर में 4 बार झाड़ू लगा करके बाड़ के आग लगाते हैं, प्लास्टिक उड़ाते रहता है इधर। आपका पता पानी कैसे मिल रहा है? पानी वही नल्ला सब जाम में सिरा चलते सब लेयर बढ़ल है। नल्ला बन रहा है आगे टिल्हा महावीर स्थान में, तो उन लोग जाम कर दिया है तो जाम में रहता है रात भर। पीने की दिन में काम करे, रात में खोल दे तो खोल में नहीं करता है। ये सबका लेयर बढ़ल है, गंदा पानी का लेयर बढ़ल है। आपको आप कैसे काम चला रहे हैं? तो अभी नया बोरिंग है कि अभी बच रहा है, ठीक ठाक है। दुकानदार लोग भी कुछ पी रहे हैं पानी ला के हमारे घर से। क्या काम करते हैं इस इलाके में? क्या आपका क्या काम है? हम तो रिक्शा मिस्त्री है, रिक्शा बनाते हैं, सामने रखते हैं। घर में पानी हिल जाता है, नाला का पानी समूचा, और इस तरह से हम लोग 3-4 साल से बहुत ही परेशान हैं। शिकायत किसी से की आपने? शिकायत किसी से की आपने? नहीं, हम शिकायत नहीं है कि झूठ क्यों कहे, इससे ऐसे ही सहन करते जा रहे हैं। ऐसे ही सहन करते जा रहे हैं। मोहल्ले का बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ पे पीने का पानी तक जो बोरिंग का है वो फेल हो चुका है नाली की वजह से। आज जो बोरिंग में जो पानी आ रहा है वो नाली का आ रहा है, लोग पी नहीं पा रहे हैं, नहाने तक की समस्या हो गई है। लोग बाहर से पानी मंगा रहे हैं, हम खुद मंगा रहे हैं, बिस्लरी का मंगा के पी रहे हैं। हमारे और मोहल्ले के भी लोग बाहर से मंगा के पानी पी रहे हैं। कितने दिनों से? लगभग 20 दिनों से चल रहा है और इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। और नाला हमेशा बंद रह रहा है, सफाई के नाम पर हमेशा बंद हो रहा है। 1 महीने से ये सफाई के नाम पर नाला बंद चल रहा है। कितने ये जो सिलसिला चल रहा है इसके वजह से आप स्नान कितने दिनों से नहीं किया? करीबन 2 दिन से हमने स्नान तक नहीं किया है। कैसे करते हैं स्नान? तो वही गंदा पानी से ही मजबूरन है। महकता है क्या? बहुत महकता है। किस वजह से ऐसा हो रहा है? नाली जाम होने की वजह से। तो क्यों नाली जाम? नाली जाम, कुछ मकान बन रहे हैं, रोड बना रहा है, मकान बनने की वजह से कुछ जाम है, और कुछ आगे नाली साफ़ होने की वजह से जाम है। जो साफ़ हो रही है तो वो बंद करके चले गए हैं और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। 1 महीने से इस तरह से चल रहा है, नाली बंद करके चले गए हैं। पता नहीं कौन व्यवस्था है, सफाई नहीं हो रही। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इस वार्ड के वार्ड काउंसलर को चाहिए कि इस मामले को जरा गंभीरता से ले, क्योंकि शुद्ध जल ही जीवन है। अब तक समाचार के लिए मनोज कुमार के साथ मैं लिंटा गया। तो ये थी खबरें अब तक की। हम फिर हाजिर होंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए अब तक की पूरी टीम, चैतन्य कम्युनिकेशंस और मोक्षदानी केबल नेटवर्क को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।